Assalamu alaikum. This is Sarara. I welcome you all to my YouTube channel for e-learning activities. इस सेशन में हम सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे और सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज में हमारे पास दो रिजल्ट जनरेट होते हैं। लास्ट सेशन के अंदर मैं फर्स्ट डिग्री इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर चुका हूँ और जिसमें नंबर लाइन भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अब हम जो है वो सेकंड डिग्री लीनियर इनइक्वालिटीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है और उसके थ्रू हम रिजल्ट इन सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं। सेकंड डिग्री लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे बडनिक की एक्सरसाइज सेक्शन 1.3 क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे। बुडनिक की किताब में सेकंड डिग्री लीनियर इनइक्वालिटीज क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर टू क्वेश्चन नंबर 44 तक लाइक करते हैं और इसमें हम जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। वी आर सॉल्विंग है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास बडनिक की एक्सरसाइज सेक्शन 1.3 के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x minus 18 is less than or equals to 0। जब हम सिंपल लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट डिग्री इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर बेसिक कैलकुलेशन से ही रिजल्ट्स जनरेट हो जाते हैं। बट जब हम सेकंड डिग्री लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो हमें बेसिक कैलकुलेशन से थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सेकंड डिग्री आती है और सेकंड डिग्री को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को सेकंड डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम दो मेजर मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं और एक हम quadratic इक्वेशन मेथड quadratic फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ हम जो है यूज करेंगे फैक्टराइजेशन। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ती है और मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें उसके फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो रिजल्ट जनरेट करती है फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म की प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म में है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म में है 18। इन दोनों को अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म 18 को मल्टीप्लाई करें, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपके साथ साथ मिडिल टर्म ब्रेक भी जो है वो थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट जो आपके पास कांस्टेंट है 18 है। इन दोनों की प्रोडक्ट जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 18 विल बिकम 18। अब हम यहाँ पे 18 के पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं और 18 के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, वो होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ये मेरे पास मेजर फैक्टर्स हैं जो से हम मल्टीप्लाई करके 18 हासिल कर सकते हैं और इन तीन फैक्टर्स में से हमें एक कोई फैक्टर इस्तेमाल करना है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिडिल टर्म मिल जाए। तो यहाँ हमारा फर्स्ट फैक्टर जो है वो 18 और 1 आ रहा है और 18 और 1 अगर हम ऐड करते हैं तो इट विल जनरेट 19 और 18 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो ये आएगा 17, जो कि हमारी मिडिल टर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हमारे पास फर्स्ट फैक्टर जो है ये यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। लास्ट फैक्टर जो है वो 2 और 9 है। 9 प्लस 2 करते हैं तो आपको 11 आता है। 9 माइनस 2 करूंगा जब मैं कुछ 7 आएगा, इट मीन्स कि ये भी मिडिल टर्म जनरेट नहीं करेगा। 3 और 6 अगर हम यूज करते हैं तो 6 प्लस 3 करने से तो 9 हो जाएगा, बट 6
-3 करने से मुझे मिडिल टर्म मिल जाएगी 6 - 3 का मतलब हो जाएगा 3। जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ये मिडिल टर्म जो है आपके पास वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक करके 6x - 3x। ये मिडिल टर्म जो है वो मैंने ब्रैकेट में लिख दी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अगेन ये मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाएगी 6x - 3x जो है वो दोबारा 3 बन जाएगा। ठीक है जी। और आगे सवाल कंटिन्यू करते हुए -18 एज इट इज रहेगा लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें इन जो कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं तो फर्स्ट टू टर्म्स को और लास्ट टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें x कॉमन आएगा और इधर बच जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 6। जो साइन आप फेस कर रहे होते हैं उसके बाद यहाँ आप जो साइन फेस करेंगे उस ब्रैकेट के बाद फिर वही साइन यहाँ पे हमें जो है वो लेनी होगी -3x माइनस 18 में से यहाँ पे x तो एक वैल्यू में आ रहा है तो x कॉमन नहीं हो सकता तो 3 और 18 में से 3 हम कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x और -3 माइनस 18 में से जब कॉमन निकलेगा तो माइनस कॉमन निकलने से आगे साइन चेंज हो जाएगी और 18 में से जब 3 कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आपके पास वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी 6। 3 6 18 लेस देन इक्वल्स टू 0। देन ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए x प्लस 6 और रिमेनिंग यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा -3 दैट इज x प्लस 6 x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म जब भी ब्रेक की जाती है उसमें ये दो फैक्टर्स बनते हैं ब्रैकेट्स बनते हैं और ये दोनों ब्रैकेट्स का बनना सेम होना जरूरी है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा x प्लस 6 और x प्लस 6 दो ब्रैकेट्स बने थे और वो दोनों ब्रैकेट्स सेम है। ये सेम ब्रैकेट्स ही जो है नेक्स्ट स्टेप में कॉमन होते हैं और रिमेनिंग वैल्यू से दूसरा ब्रैकेट बनता है। ये तो आपके जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया दो फैक्टर्स के अंदर। यानी सेकंड डिग्री को अभी हमने सॉल्व किया है तो इसमें हमें दो रिजल्ट जनरेट हो गए। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी की होती है आपके पास कि ये जो दो ब्रैकेट्स मेरे पास आए हैं बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये दो ब्रैकेट्स जो हैं दो नंबर्स बन जाएंगे और ये दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर जो है वो या तो 0 से कम आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू बता रहा है आपको कि x प्लस 6 और x माइनस 3 इन दोनों ब्रैकेट से जो वैल्यूज जनरेट होंगी उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या वो 0 से कम होना चाहिए। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग देखनी पड़ेगी। वो वर्किंग क्या होगी आपके पास, यहाँ आपके पास एक कंडीशन क्या बन जाएगी, एक कंडीशन ये बन जाएगी कि अगर हमारे पास x प्लस 6 और x माइनस 3 ये जो दो ब्रैकेट्स हैं अगर इनमें से कोई एक ब्रैकेट भी 0 हो जाता है, ठीक है, तो इट मीन्स के दूसरा ब्रैकेट ऑटोमेटिकली इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा जो कि हमारी कंडीशन है क्वेश्चन की कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि x प्लस 6 x माइनस 3 में से जैसे x प्लस 6 को हमने 0 लिया था जहाँ x माइनस 3 0 हो जाए तब भी ये रिजल्ट जो है ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ओवरऑल आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 0। तीसरी पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास, ये हम इनको एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं और हम इसको आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगी आपके पास कि x प्लस 6 ये दोनों इन इक्वालिटी के अंदर इक्वल पार्ट्स जो है वो मैंने सॉल्व कर दिए। x प्लस 6 और x माइनस 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो लेस देन 0 आना चाहिए। लेस देन 0 आने के लिए हमें x प्लस 6 के अंदर
कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि जो आंसर पॉजिटिव जनरेट करे, ठीक है, और x-3 के अंदर हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि जो आंसर माइनस जनरेट करे। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव जो होता है वो 0 से लेस देन वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सेम है आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप जो है उसको सॉल्व करेंगे वाइस वर्सा करके, यानी अगर मेरे पास x+6 और x-3 दो ब्रैकेट्स हैं जिनसे हमें आंसर लेस देन 0 चाहिए, तो x+6 का ब्रैकेट अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू जनरेट करे और x-3 का ब्रैकेट पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करे, तो इससे भी प्लस माइनस का आंसर, ओवरऑल आंसर जो है वो माइनस में जनरेट करेगा, विच इज लेस देन 0। अब ये जो चार कंडीशंस मैंने लिखी हैं, अब हम इसको एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ हम एक सबहेडिंग लिखते हैं ये चार कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन में वो कहता है कि अगर x+6 हमारे पास 0 हो जाए तो हमारा ओवरऑल आंसर 0 हो सकता है। यहाँ हम क्या करते हैं, x+6 को 0 करने के लिए जब हम x+6 को 0 करेंगे तो यहाँ मेरे पास एक आंसर जनरेट हो जाएगा। +6 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ मेरे पास एक इनइक्वालिटी का एक आंसर जनरेट होगा और उसकी वैल्यू है x=-6। दूसरी कंडीशन में वो कहता है आपसे कि अगर आपके पास x-3 0 हो जाए तब भी जो है ये पूरी इक्वेशन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट बनकर सॉल्व हो सकती है और अपना आंसर जनरेट करेगी। और यहाँ अगर मैं सेकंड कंडीशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। ये तो मैंने आपको दो कंडीशन सॉल्व करके दिखाई। फर्दर अब यहाँ आपके पास तीसरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है आपके पास, थर्ड कंडीशन ये कहती है कि अगर आपके पास x+6 और x-3 जो दो ब्रैकेट्स जनरेट कर रहे हैं, एक का आंसर अगर पॉजिटिव होगा और एक का आंसर अगर नेगेटिव होगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल आंसर जो है वो माइनस का आंसर जनरेट करेंगे, विच इज लेस देन 0। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा, अगर x+6 की वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब है कि x+6 का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है जी। और x-3 का अगर आंसर मुझे नेगेटिव चाहिए तो x-3 का आंसर जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटीज तो x+6 -6 इज ग्रेटर देन 0-6, ठीक है। और यहाँ पे +6 - 6 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक आंसर बच जाएगा x इज ग्रेटर देन -6, ठीक है। और इधर आपके पास x-3 था, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड मैंने +3 को ऐड कराया। जब +3 को ऐड कराया तो यहाँ पे -3 +3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा आंसर आपके पास थर्ड कंडीशन पे जो आएगा वो आ जाएगा x इज लेस देन 3। फोर्थ कंडीशन को जब हम इस्तेमाल करते हैं, फोर्थ कंडीशन में क्या था आपके पास, इसी का वाइस वर्सा और हो जाए कि अगर x+6 की वैल्यू नेगेटिव जनरेट हो और x-3 की वैल्यू पॉजिटिव जनरेट, तो x+6 की वैल्यू नेगेटिव कैसे जनरेट होगी, जब वो आंसर जो है वो लेस देन 0 देगा, और x-3 की वैल्यू पॉजिटिव कब जनरेट होगी, जब ये आंसर ग्रेटर देन 0 देगा। यानी यहाँ आपके पास जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x+6 - 6 लेस देन 0-6, और +6 - 6 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। x+6 - 6 तक कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ आपके पास रिजल्ट बन जाएगा x इज लेस देन -6, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जब सेकंड कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये -3 को कम करने के लिए +3 करेंगे, और जो +3 जो है वो दोनों साइड पे आएगा, -3 +3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट बच जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन
3। ये मैंने 4 कंडीशन आपको जो है सॉल्व करके दी है। फर्स्ट कंडीशन में हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा अगर x की वैल्यू -6 ली जाए। सेकंड कंडीशन बताती है कि अगर मैं x3 ले लूँ तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। थर्ड कंडीशन में कहता हूँ कि अगर x की वैल्यू -6 से ग्रेटर हो और x की वैल्यू लेस देन 3 हो तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और अगर फोर्थ कंडीशन आपको बताती है कि अगर आपकी x की वैल्यू लेस देन -6 हो जाए और या x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाए तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब इन 4 पॉसिबल कंडीशंस को आपने नंबर लाइन पे सीखना है, नंबर लाइन पे समझना है और नंबर लाइन पे समझने के बाद आप इसका लास्ट में आंसर जनरेट करेंगे। अब इन चारों कंडीशंस को नंबर लाइन पे कैसे समझा जाएगा, उसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी और इसके ऊपर हमने जो है वो प्लॉटिंग करी है और वो प्लॉटिंग हमारे पास है दैट इज 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 ही वैल्यूज हैं तो मैं अब यहाँ इस नंबर लाइन पे आपको सिर्फ 2 ही वैल्यूज जो है वो शो कर रहा हूँ। एक वैल्यू यहाँ पे मैंने -6 ले लिया, ठीक है जी, और एक वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, अच्छा, जब हम इसके आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम नंबर लाइन पे पहले समझ लेते हैं। देखिए, पहले आंसर में कह रहा है कि x इक्वल्स टू -6। जब x इक्वल्स टू -6 है तो नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाएगा उसको? नंबर लाइन पे आप शो करेंगे उसको सर्कल, फिल्ड सर्कल बना के शो करेंगे कि -6 इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आंसर में कह रहा है 3, तो 3 पे भी मैं एक सर्कल बनाता हूँ और उसको भी शेड कर देता हूँ कंप्लीट, जो ये शो करेगा कि हमारा जो भी आंसर होगा उसमें -6 और 3 जो है वो इंक्लूडेड है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन, x इक्वल्स टू -6। ये हो गया आपके पास x इक्वल्स टू 3। अब थर्ड कंडीशन के अंदर 2 आंसर जनरेट हो रहे हैं और वो 2 आंसर्स क्या हैं आपके पास? वो 2 आंसर्स आपके पास हैं, एक x इज ग्रेटर देन -6, x इज लेस देन 3। यानी इसका मतलब हो जाएगा आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ रही है x इज ग्रेटर देन -6। तो ग्रेटर देन -6 का मतलब है कि ये वैल्यू -6 से राइट हैंड साइड पे जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ दूसरा आंसर जो है वो ये बता रहा है कि ये वैल्यू लेस देन 3 है, तो ये वैल्यू लेस देन 3 वाली जो है वो आपके पास 3 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड कंडीशन। अच्छा जी, फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या बता रहा है? ये फोर्थ कंडीशन हमारे पास बता रहा है कि ये वैल्यूज आपके पास क्या है? एक वैल्यू -6 है जो नंबर लाइन के हिसाब से ये शो कर रहा है आपसे कि x जो है वो -6 से कम है। ठीक है, और एक तरफ ये शो कर रहा है x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है जी, यहाँ आपके पास दिस इज योर फोर्थ कंडीशन। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको जो है वो ये समझ आएगी। ये जो मैंने आपके पास x इक्वल्स टू -6 दिया था, ये आपके पास था फर्स्ट आपके पास कंडीशन का आंसर। ये था फर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है जी, अच्छा जी। इसी तरीके से जो 3 को हमने यहाँ पे फुल शेड किया था, ये शो कर रहा था हमारा सेकंड आंसर। ठीक है जी, सेकंड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन के अंदर हमने जो है वो ये ऊपर जो 2 एरोहेड्स की लाइन बनाई थी, ये थर्ड कंडीशन को शो कर रहे थे, और जो नीचे हमने 2 रिप्रेजेंटेशन बनाई हैं वो फोर्थ कंडीशन को शो कर रही है। ठीक है, अब सेकंड डिग्री इनइक्वेशन के अंदर, सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज के अंदर हमें इस नंबर लाइन को कंप्लीट समझकर फिर हमें अपने आंसर्स को जनरेट करना होता है। हमने लास्ट जो है वो फर्स्ट डिग्री के अंदर बताया था आपके पास कि जब आपके पास दोनों लाइन जहां जहां पास चल रही होती हैं वो बेसिकली आपका सॉल्यूशन सेट होता है और वो सेटिस्फाइंग पार्ट होता है आपकी
इनइक्वालिटी का। अगर आपकी इनइक्वालिटी जो है वो डिफरेंट वेज में जा रही होगी तो वो आपका आंसर जनरेट नहीं करती। यानी इसका मतलब ये है कि जो थर्ड कंडीशन है उसके अंदर दो आपके पास लाइंस हैं जो एक ही पार्ट पे मूव कर रही हैं, यानी वो -6 से लेकर 3 तक की जो वैल्यूज हैं वो तमाम वैल्यूज हैं जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी। एंड देन उसके बाद आपके पास जो है यहाँ आपके पास वैल्यूज जो हैं वो आती हैं, यहाँ आपके पास जो है जो वैल्यूज आती हैं जो कि फोर्थ कंडीशन को शो कर रही हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। यानी इसका मतलब है फोर्थ कंडीशन आपके लिए जो है वो आपके आंसर को जनरेट नहीं करेगा, थर्ड कंडीशन से आपका आंसर जनरेट हो जाएगा। तो मैं अपना सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं अपना सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिखूंगा x such that -6 is less than equals to x and less than equals to 3। लेस देन इक्वल्स टू क्यों लगा है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं। तो -6 और 3 इंक्लूडेड है इस रीजन के अंदर, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो है वो आपके आंसर्स को जनरेट कर रही है, फोर्थ कंडीशन जो है वो हमारी नंबर लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हमारा आंसर बन जाएगा -6 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 3। अगर हमें इसको चेक करना है तो हमें इसको चेक करने के लिए जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी हम यहाँ पे आपको जो है वो एक वेरिफिकेशन का प्रॉपर्टी जो है वो करके देते हैं। वेरिफिकेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं, वेरिफिकेशन आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। -6 से लेके 3 तक की वैल्यूज को जो है वो हमने अपने आंसर में कंसीडर किया है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 2 लेने से इसको पुट करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर 2 स्टेटमेंट जनरेट कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 3 is 6 माइनस 18, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 6 is 10 माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0। और 10 माइनस 18 आपका आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। ये -8 आपके पास जो आंसर आ रहा है लेस देन 0। It shows that it is a true statement, ठीक है, ये हमें शो कर रहा है ये ट्रू स्टेटमेंट। अगर हम इस डोमेन से यानी ये -6 से 3 की जो कंडीशन है जो हमारा रिजल्ट है, अगर हम इससे बाहर की वैल्यू सपोज करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो हमारे आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। यानी वैल्यू -6 से छोटी या वैल्यू 3 से अगर बड़ी हो जाएगी तो वो हमारे आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि इस रेंज से लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे, जो आपके पास ये -6 की वैल्यू है, इस -6 की वैल्यू से अगर हम और पीछे चले जाएं यानी -8 पे चले जाएं लेट्स सपोज, तो -8 जो है वो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। इससे हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें फॉल्स स्टेटमेंट जनरेट होनी चाहिए। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट जनरेट हो रही है तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सही है। तो हमने अपने सवाल के अंदर पुट किया -8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -8 -18 लेस देन इक्वल्स टू 0। -8 का स्क्वायर -8 इंटू -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 इंटू 8 इट विल बिकम 64 प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 3 will become 24 minus 18 less than equals to 0। यानी इसका मतलब हो गया यहाँ हम जब इसको सॉल्व करेंगे
64 माइनस 24 माइनस 18, तो हमारे पास आंसर जनरेट होगा 22 लेस देन इक्वल टू 0। जो लेस देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। 22 लेस देन 0 नहीं होगा, तो इट मीन्स इट शोज दैट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमारे पास जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी हमारा जो आंसर का डोमेन है जो लाई कर रहा है -6 से 3 के दरमियान, अगर कोई वैल्यू -6 और 3 से बाहर होगी तो वो हमारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी, वेरीफाई नहीं करेगी। तो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी के बाद सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी यानी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया कि हम पहले इसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद 4 कंडीशंस की बेसिस के ऊपर हम अपने आंसर जनरेट करेंगे, और उसको देखेंगे हमारे पास नंबर लाइन पे जो पार्ट इसका सेटिस्फाई कर रहा होगा वही हमारा सोल्यूशन फिर बन जाएगा। और एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है, वो ये है कि जब भी आपके पास सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है, तो आपके पास अगर लेस देन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0, या खाली लेस देन की इनइक्वालिटी या लेस देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी होगी, तो हमेशा आपका आंसर जो होगा वो 2 पॉइंट के दरमियान में लाया जाएगा। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू की है, तो आपका हमेशा आंसर जो है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान लाई करेगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा ग्रेटर देन के ऊपर, यानी हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं विच शोज द इनइक्वालिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, यानी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन 36, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, और इसको फैक्टराइज करने के लिए देखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है और आखिरी कांस्टेंट है वो 8। तो फॉर फैक्टराइजेशन, ठीक है, फॉर फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे इसके पॉसिबल फैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है जी, पॉसिबल फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा तो आंसर आएगा 8। ठीक है जी, और 8 के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, 8 के फैक्टर्स बन सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये मेरे पास दो फैक्टर्स बन सकते हैं 8 के, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 8 आ जाएगा। अब इन दो फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर ऐसा होगा कि जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म बनेगी। तो 8 प्लस 1 करेंगे 9 हो जाएगा, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये फैक्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि मिडिल टर्म मेरे पास है 2। सेकेंड वाली जो फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर में हमारे पास 2 और 4 आ रहा है। 2 और 4 को ऐड करने से तो आंसर 6 आएगा, बट 2 और 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 4 माइनस 2 करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा जो मेरे पास मिडिल टर्म है। यानी हम जो भी फैक्टर लेते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म जनरेट होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट्स के। तो यहाँ मैं इसको जब सॉल्व करके लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस जो 2x है वो ब्रेक करके लिखा जाएगा। तो ब्रेक करके कैसे लिखेंगे हम, 4x माइनस 2x, और देन उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो रिमेनिंग आपके पास इक्वेशन का पार्ट है वो एज इट इज आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लें अगर हम, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रिकली, एक्स कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, साइन आपके पास शो हो रही है माइनस की, एक्स एक इक्वेशन के एक पार्ट में एक्स है दूसरे में नहीं है, तो मतलब सिर्फ नंबर कॉमन आएगा। अगर कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं आ रही होती
तो हम वहाँ पे कॉमन 1 ले लेंगे, ठीक है। अगर कभी आपके पास आपने मिडिल टर्म ब्रेक करी और कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो कि लास्ट टर्म और थर्ड टर्म और लास्ट टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म जो है उसमें से कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही, तो हम सिंपल वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमने जब 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x बच जाएगा, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगी, और 8 में से जब 2 कॉमन जाएगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 का 8 होता है। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ये मैंने आपको भी ऊपर ही बताया था कि जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होंगे, सेम आएंगे। ये जो सेम ब्रैकेट हैं ये दोबारा एक दफा कॉमन लेंगे हम, x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट के साथ x था, सेकंड ब्रैकेट के साथ -2 था, तो ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x प्लस 4 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। अब हमें जो है वो कंडीशन जो हमने ऊपर सॉल्व करी थी वही कंडीशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी के लिए। अब वो कंडीशन हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट जनरेट करेंगे, सेम। अच्छा, अब यहाँ आपके पास क्या है, और लर्निंग मैं आपको ये छोटी सी वर्किंग शो करता हूँ जो मैंने ऊपर शो करी थी। पहली कंडीशन में ये कहता है आपके पास कि ये दो फैक्टर्स हैं x प्लस 4 एंड x माइनस 4, x प्लस 4 x माइनस 4 एक्स माइनस 2 सॉरी, अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर या तो 0 आना चाहिए या ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन में अगर x प्लस 4 में 0 ले लेता हूँ, 0 करता हूँ, और उसको x माइनस 2 के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। यानी अगर मेरे पास x प्लस 4 0 हो जाए किसी तरीके से तो मेरी इन इक्वेशन की जो आंसर की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, जो कि ट्रू स्टेटमेंट जनरेट करेगी। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर x प्लस 4 एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 0 या ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 4 अगर एज इट इज रहता है और x माइनस 2 वाला ब्रैकेट मेरा 0 आंसर जनरेट करे, तब भी ये आपके पास इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट जनरेट करेगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। थर्ड कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, थर्ड कंडीशन ये होगी आपके पास कि जो आपके दो फैक्टर्स हैं x प्लस 4 और x माइनस 2, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए जाएं तो आंसर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इक्वल टू 0 की जो दो कंडीशन थी वो आपने ऊपर सॉल्व कर ली। अब बची आपके पास ग्रेटर देन वाला पार्ट। तो ग्रेटर देन वाला पार्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स के आंसर पॉजिटिव आते हैं, एक्स प्लस 4 का आंसर भी पॉजिटिव आए और एक्स माइनस 2 का आंसर भी पॉजिटिव, तो इन दोनों पॉजिटिव वैल्यूज को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव का मतलब है वो ग्रेटर देन 0 होगा। कोई भी वैल्यू अगर प्लस में आती है तो इसका मतलब है वो 0 से बड़ी है। इसी तरीके से फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ये जो एक्स प्लस 4 का ब्रैकेट एक्स माइनस 2 का ब्रैकेट है ये ग्रेटर देन 0 की आंसर वैल्यू कब देगा, कि जब हमारे पास x प्लस 4 की वैल्यू क्या हो, माइनस में आए, और x माइनस 2 की वैल्यू भी माइनस में आए। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस करके आंसर जनरेट करेंगे, दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू फिर मैं बता दूँ आपको कि जो वैल्यू पॉजिटिव आती है इट शोज दैट कि वो वैल्यू 0 से बड़ी है। अब हम इस सवाल के ऊपर इन कंडीशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारे पास x प्लस 4 की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 0। x प्लस 4 अगर 0 हो जाएगा तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और x प्लस 4 0 कैसे होगा, कि प्लस 4 इधर आके क्या होगा माइनस, अगर मैं x की वैल्यू -4 ले लूँ तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, फिर हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये हमने सॉल्व करी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास x माइनस 2 की वैल्यू 0 हो जाए, एक्स माइनस 2 कब 0 होगा, ये -2 इधर जाकर हो जाएगा +2। अगर मैं x माइनस 2 के ब्रैकेट में x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जो ट्रू स्टेटमेंट जनरेट करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन तो इक्वालिटी की थी, वो हमने सॉल्व कर दी। इस यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर देनी थी, यहाँ पे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि अगर किसी सवाल में ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू नहीं है तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पे सॉल्व नहीं होगी। इसी तरीके से लेस देन
के साथ अगर इक्वालिटी नहीं है, यानी खाली लेस देन की इनइक्वालिटी है, तो वहाँ पे भी कंडीशन 1 और 2 सॉल्व नहीं होगी। कंडीशन 1 और 2 कब सॉल्व होगी, जब लेस देन के साथ इक्वल्स टू भी लगा हुआ हो या ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू लगा हुआ हो। ओके, ये एक एडिशनल पॉइंट था, यहाँ पे हमने डिस्कस करना था। देन उसके बाद फिर हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन कहता है एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू, ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट करें। तो पॉजिटिव वैल्यूज कब जनरेट होंगी, तो एक्स प्लस फोर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और एक्स माइनस टू की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब इन दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी तो ये प्लस में आंसर जनरेट करेंगी, और प्लस प्लस क्या होगा, आंसर ओवरऑल प्लस में ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस फोर माइनस फोर ग्रेटर देन 0 माइनस फोर, जो हमने लास्ट में सॉल्व किया था। तो ये हो जाएगा प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे जब हम, तो एक्स माइनस टू और उसका आएगा प्लस टू ग्रेटर देन 0 प्लस टू, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे माइनस टू और प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन टू। यानी थर्ड कंडीशन की दो रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास आ गए, एक शो कर रहा है एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर और एक शो कर रहा है एक्स इज ग्रेटर देन टू। सेम है फोर्थ कंडीशन पे जब हम जाते हैं, तो फोर्थ कंडीशन कहता है कि दोनों फैक्टर्स की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए माइनस। दोनों फैक्टर्स की कंडीशन माइनस में कैसे आएंगी हमारे पास, अगर ये आंसर 0 से कम शो करे, एक्स प्लस फोर लेस देन 0, ठीक है जी, और एक्स माइनस टू लेस देन 0। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। अगर हम एक्स प्लस फोर माइनस फोर लेस देन 0 माइनस फोर, और ये प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस फोर। ठीक है, इधर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, माइनस टू प्लस टू लेस देन 0 प्लस टू, तो यहाँ माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा एक्स इज लेस देन टू। यानी यहाँ हमारे पास चार कंडीशन से जो रिजल्ट जनरेट हुए हैं, एक रिजल्ट जनरेट हुआ एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, एक रिजल्ट जनरेट हुआ है एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक है, थर्ड कंडीशन में दो रिजल्ट जनरेट हो गए, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर, एक्स इज ग्रेटर देन टू। ठीक है जी, एक्स इज लेस देन माइनस फोर एंड एक्स इज लेस देन टू, ये आ गया आपकी फोर्थ कंडीशन से। ये हमारे चार आंसर्स आ गए, और इन चार आंसर्स की बेसिस के ऊपर अगर हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर इसका आपको रिजल्ट शो करते हैं। अब जब नंबर लाइन पे इसका रिजल्ट शो किया जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये आपके पास जो है वो एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये नंबर लाइन आपके पास शो कर रही है, सेंटर में आ गया आपके पास 0, एक वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ पे माइनस फोर। ठीक है, एक वैल्यू आ रही है माइनस फोर, एक वैल्यू आ रही है टू। यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर ये दो वैल्यूज ले रहा हूँ, ये जो आपके पास रिजल्ट में शो हो रही है। पूरी नंबर लाइन जो स्टैंडर्ड होती है वो अपनी जगह स्टैंडर्ड होगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 राइट हैंड साइड पे जाएगा, 0 के बाद माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। बट यहाँ हमें इन दो नंबर्स की जरूरत है, तो हम लोग इसलिए दो नंबर भी यहाँ पे लिखे हैं, माइनस फोर एंड टू। फर्स्ट आंसर आपके पास जो था, फर्स्ट आंसर आपके पास था एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। माइनस फोर इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इसको सर्कल बनाकर इसको फुल शेड कर दिया, which shows that is minus फोर included। सेकंड कंडीशन जो है वो शो करती है x इज इक्वल टू टू, यानी टू उसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैंने टू को भी क्या कर दिया, टू को भी फिल करके शो कर दिया। थर्ड कंडीशन आपके पास क्या करती है, अच्छा ये आपके पास क्या हो गई, ये शो कर रही है आपके पास फर्स्ट कंडीशन को। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू शो कर रही है सेकेंड कंडीशन को। अब आ जाते हैं हम थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड कंडीशन क्या शो कर रही है आपके पास, थर्ड कंडीशन आपके पास ये शो कर रही है कि एक्स की वैल्यू जो है आपके पास क्या है,
x की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -4। जब x इज ग्रेटर देन -4 होगा तो हम इसको कैसे शो करेंगे भाई? हम इसको ऐसे शो करेंगे कि x की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन -4, -4 से ग्रेटर जाएगी, ठीक है। जब ये ग्रेटर देन -4 जाएगी तो ये राइट हैंड साइड पे जा रही होगी, ठीक है जी। और थर्ड कंडीशन का दूसरा रिजल्ट जो है वो है x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब हो जाएगा आपके पास कि वैल्यू 2 जो है उससे राइट हैंड साइड के ऊपर ये मूव करेगा। ये आपके पास जो है वो सेकेंड आपके पास आ गया। ये शो कर रही है लाइन आपके पास दैट इज x इज ग्रेटर देन -4, और ये लाइन शो कर रही है x इज ग्रेटर देन 2, सही है। और ये जो ऊपर मैंने रिजल्ट शो करे हैं वो रिजल्ट आपके पास जो है वो है थर्ड कंडीशन के। अच्छा जी, देन उसके बाद फोर्थ कंडीशन आपके पास क्या है? फोर्थ कंडीशन शो कर रही है x इज लेस देन -4, यानी जो आपके पास -4 का पॉइंट है, एक वैल्यू जो है वो -4 से कम है और एक वैल्यू जो है वो 2 से कम है। यानी जब मैं उसको नंबर लाइन पे शो करूंगा तो वो क्या शो करा जाएगा आपके पास? x इज लेस देन -4 एंड x इज लेस देन 2, ठीक है जी। ये दो आपके पास जो है वो लाइन नंबर लाइन पे फोर्थ कंडीशन पे शो होंगी, ठीक है जी। ये होगी शो x इज लेस देन -4 और ये हो रही है आपके पास x इज लेस देन 2, ठीक है। और ये आ रहे हैं कहाँ से? ये आ रहे हैं फोर्थ कंडीशन से। इन सब को मिक्स करके हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है, ठीक है जी। जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन है उसके लिए तो मैंने आपको 4 और 2 के ऊपर सर्कल करके उसको फिल करा है, विच शोज दैट के -4 और 2 इंक्लूडेड है। थर्ड कंडीशन के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक लाइन शो हो रही है जो -4 से राइट हैंड साइड पे जा रही है और दूसरी लाइन जो है वो 2 से राइट हैंड साइड पे जा रही है। तो ये कहाँ मिलना स्टार्ट होंगे? ये स्टार्ट होंगे 2 के बाद से जो वैल्यूज सारी आएंगी वो उस पार्ट को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है जी। ये पूरी लाइन लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है, ठीक है जी। ये राइट हैंड साइड के ऊपर अबव देन 2 वैल्यू जो भी होंगी वो वैल्यू जो 2 से ग्रेटर होंगी वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह थर्ड कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो थर्ड कंडीशन में क्या है? जो वैल्यूज -4 से कम है वो इन दोनों पार्ट्स को सेटिस्फाई कर लेंगे। मैंने कहा आपको कि जो आपके पास नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होती है दो एक रिजल्ट की, तो वो दोनों रिजल्ट जहाँ पे एक साथ आएंगे वो आपका जो है वो सोल्यूशन सेट बनता है। तो यहाँ आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रहा है। फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन जब भी होगी तो फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन में ऐसे रिजल्ट जनरेट नहीं होते क्योंकि वहाँ पे इसमें कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं आते। सेकेंड डिग्री के अंदर आपके पास आंसर्स इस तरीके से आते हैं, तो यहाँ आपके पास आंसर इन सोल्यूशन सेट जो होता है वो 2 डायरेक्शंस में हो सकता है। तो जब 2 डायरेक्शन में आपके पास सोल्यूशन सेट आता है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? अब ये 2 पॉइंट्स के दरमियान की वैल्यूज नहीं है, 2 पॉइंट्स से वैल्यूज आगे जा रही हैं, यानी एक तरफ 2 से ग्रेटर की बात हो रही है और एक तरफ -4 से लेस की बात हो रही है। तो इसको हम अपने सोल्यूशन सेट में बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा? सोल्यूशन सेट में एक्स सच दैट, ठीक है जी। तो जो सच दैट है ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास दो आंसर हैं। एक आंसर है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू -4, और ठीक है। और आपके पास दूसरा आंसर क्या है? आपके पास दूसरा आंसर आपके पास है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी यहाँ आपके पास जो है वो दो आंसर हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इनको मैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर को लिखा था, दो नंबरों के बीच की वैल्यूज थी वो, इसलिए उसको लिखने का तरीका अलग था। और ये दोनों एक्सट्रीम पे जा रहे हैं रिजल्ट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट जा रहे हैं, इसलिए इनको लिखने का तरीका अलग होगा। इनको जो है वो आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मिला के लिखेंगे, इन दोनों को आपने अलग अलग करके लिखना होगा। नाउ हम इसको जो है वेरीफाई कर लेते हैं, इसको हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। इसकी हम 3 स्टेप्स वेरिफिकेशन करते हैं। हम यहाँ अपना
क्वेश्चन लेते हैं वेरिफिकेशन के अंदर, ठीक है जी। और वेरिफिकेशन के अंदर हम क्वेश्चन कैसे लेते हैं, वेरिफिकेशन में हम क्वेश्चन अपना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे वो वैल्यूज लेनी है जो हमारे पास आंसर्स में। अब हमारे पास दो एक्सट्रीम वैल्यूज के आंसर्स हैं, तो हम इन दोनों तरफ से एक एक आंसर लेंगे और एक ऐसा आंसर ले लेंगे, एक ऐसी वैल्यू सपोज करेंगे जो इसमें लाई नहीं कर रही। लेट सपोज x इज इक्वल टू x की वो तमाम वैल्यूज जो -4 से कम है वो आपको आंसर जनरेट करेंगी ट्रू। तो -4 से कम का मतलब हो जाएगा, मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ -6। जब मैं -6 लेता हूँ इसमें, तो -6 के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6 -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे आंसर ये है या तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो -6 का स्क्वायर मतलब -6 मल्टीप्लाई बाय -6, ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास -6 इंटू 2 हो जाएगा 12 -8। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 36 -12 -18, 36 -12 -18 का आंसर आ जाएगा आपके पास 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ये शो कर रहा है आपके पास इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। 16 जो है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है जी। एक तरफ की सेटिस्फेक्शन है, एक तरफ की वेरिफिकेशन हो गई यहाँ पे हमारे पास। यहाँ आपके पास जो है वो ये अभी आपके पास ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम दूसरी साइड के ऊपर की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज वो वैल्यूज जो आपकी 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने ली यहाँ पे 4। जब मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, ये रहेगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16, 2 4 8 -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये आपका प्लस 8 -8 तो खत्म हो गया, यहाँ पे आपके पास सिर्फ बच जाएगा दैट इज 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इत्तेफाक ऐसा हो गया कि हमने जो दो वैल्यूज ली उसके याद किया है, फिर वेरिफिकेशन में आंसर जो है उसके हमारे, बट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप वेरीफाई करें तो आपके पास हमेशा ये आंसर जो है वो सेम जरूरी नहीं। 16 ग्रेटर देन 0, अपनी बात ये है कि 16 ग्रेटर देन 0 ये हमारा जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो मैं आपको मेंशन करता हूँ इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है जी, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन आपके पास यहाँ पे एक और वैल्यू हम सपोज करते हैं जो कि इन दोनों डोमेन्स में, इन दोनों आंसर्स में लाई नहीं कर रहे, यानी वो वैल्यू जो -4 और 2 के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज x इक्वल्स टू -1। -1 वो वैल्यू है जो इसके आंसर्स के बीच में लाई कर रही है। जब ये आंसर्स के बीच में लाई करेगी तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सवाल में, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। -1 इंटू -1 हो जाएगा +1 प्लस माइनस -2 1 2 -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये आपके पास हो जाएगा आपके पास 1 -2 -1 -8 -9 is greater than equals to 0. -9 is not greater than equals to 0. It means कि यहाँ आपके पास ये जो स्टेटमेंट आई है वो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आ गई है। अब आपको इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ हमारी वेरिफिकेशन जो है वो ये शो कर रही है कि वो वैल्यूज जो -4 से कम है और वो वैल्यूज जो 2 से कम है वो तो हमारी इनइक्वालिटी को वेरीफाई कर रही हैं, बट वो वैल्यूज जो -4 से 2 के दरमियान है
तो वो वैल्यूज जो हैं वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही और वो जनरेट कर रही है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो ट्रू वैल्यू को शो नहीं कर रहा। जैसे पहला आंसर आया था 16 ग्रेटर देन 0, तो 16 ग्रेटर देन 0 को हमने कहा ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब कि 16 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो लास्ट हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है -9 ग्रेटर देन 0। तो -9 जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं होता, क्योंकि माइनस में वैल्यू जो होती है वो 0 से छोटी होती है। इसलिए ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। ये है हमारे पास सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हमने जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है। और सेकंड डिग्री को सॉल्व करने का तरीकाकार जो है वो फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया जाता है। इसको सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम फ्रैक्शंस फैक्टराइजेशन को यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन से हम जो है उसके फैक्टर्स निकालते हैं और फैक्टर्स निकालने के बाद उसकी पॉसिबल रिजल्ट्स को देखते हैं कि उसमें पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। उन पॉसिबल रिजल्ट्स को जो है वो हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके हम अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर्स निकाल के, और उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो रहा है क्या वो ट्रू स्टेटमेंट्स जनरेट कर रहा है या नहीं। आई होप कि आपको सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, उसके कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। बाकी फर्दर आपके लिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट करके जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।